लोन हंटर के एंड पे हमने देखा था रैन ज़ाओबाई से कहता है तुम लोग तो बहुत ज्यादा स्लो हो, जितनी एबिलिटीज तुम्हारे पास है मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इन डंजन्स के अंदर आने के काबिल हो, इसलिए अभी भी टाइम है, वापस चली जाओ। रैन ने क्योंकि दूसरे वाले एलीट मॉन्स्टर को मार दिया होता है, ज़ाओबाई से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और रैन से कहती है तुमने ऐसा कैसे किया, तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, तुम तो सिर्फ एक हीलर हो और वो भी ब्रॉन्ज रैंक के, मैं एक गोल्ड रैंक की समनर हूँ, मुझसे ज्यादा तुम्हारी स्पीड कैसे हो सकती है। रैन उसे कहता है हाँ मैं एक ब्रॉन्ज रैंक का हीलर हूँ लेकिन मेरी स्पीड तुमसे ज्यादा है। रैन उसे कहता है हाँ ये बात ठीक है कि मेरा फाइटिंग लेवल 37 पर पहुंच चुका है, यानी कि मैं ऑलरेडी गोल्ड लेवल का हंटर बन चुका हूं, लेकिन अभी तक मुझे प्रमोट नहीं किया गया, मुझे नया रैंक नहीं दिया गया। ज़ाओबाई उसे कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें प्रमोट क्यों नहीं किया गया। रैन उसे कहता है ये बात इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने ये देख लिया है कि तुम अपने आप को डिफेंड कर सकती हो, ठीक है तुम मेरे साथ बॉस के रूम में आ सकती हो, चलो अब हम लोग बॉस के रूम में चलते हैं। रैन बॉस के रूम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, एक बार फिर से सोच लो, अगर तुम इस रूम के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाती हो तो उसके बाद यहाँ से निकल नहीं पाओगी जब तक हम बॉस को मार नहीं देते। ज़ाओबाई उसे कहती है मैं गोल्ड रैंक की समनर हूँ, तुम्हें बार बार मुझे ये याद दिलवाने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे वीक हूँ। मैंने और डार्की ने बहुत सारी डंजन्स में बहुत सारे मॉन्स्टर बॉस का सामना किया है, इसलिए हम लोग तुम्हारे साथ अंदर जाएंगे। ज़ाओबाई अपने वेयरफुल डार्की की तारीफ करते हुए कहती है एक मैजिकल बीस्ट है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये अपने पावर लेवल के बराबर के किसी भी मॉन्स्टर को क्रश कर सकता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। जबकि डार्की भी वहाँ पर बड़े स्टाइल के साथ हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। रैन उसे कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें अपने अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो मैं इस डोर को ओपन करने वाला हूँ, फिर मेरे पीछे आ जाओ। रैन उस दरवाजे को धक्का देते हुए खोल देता है और जैसे ही वो दरवाजे के अंदर जाता है रैन अपने आप से कह रहा होता है अब सब कुछ अच्छा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर से वो बुरी सी आवाज सुननी पड़े। यहाँ पे बुरी सी आवाज से वो कह रहा है कि सिस्टम की आवाज ना सुननी पड़े कि वो इवोल्यूशन मोड को एक्टिवेट कर रहे हैं। ज़ाओबाई डार्की से कहती है डार्की चलो हम भी इसके पीछे चलते हैं और इसे दिखाते हैं कि हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसे लगता है कि हम लोग इससे वीक हैं। फिर वो दोनों भी उसके पीछे पीछे दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे वो वहाँ पर एंटर होते हैं उसी वक्त उस रूम के अंदर एक सफेद रंग की रोशनी चमकती है और फिर वो हो जाता है जिसका रैन को डर था, यानी कि उसके पास नोटिफिकेशन आता है, एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है हम लोग बॉस को इवोल्व कर रहे हैं, सिस्टम का इवोल्यूशन मोड एक्टिवेट हो चुका है, तुम्हारे लिए बॉस को जनरेट किया जा रहा है। रैन कहता है बस इसी की कमी थी। साथ ही फिर से उसके पास नोटिफिकेशन आता है और उसे कहा जाता है तुम्हारे बॉस को जनरेट कर दिया गया है, होप कि तुम इस गेम को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा होता है जो कि पहले छोटा होने वाला था, इवोल्यूशन मोड की वजह से वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ज़ाओबाई उस बॉस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये बॉस मॉन्स्टर इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है, हम लोग तो एक नॉर्मल रैंक की डंजन के अंदर आए हैं और नॉर्मल रैंक की डंजन के अंदर इतना बड़ा बॉस कैसे हो सकता है, ये तो देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उस बॉस के हाथ में एक बड़ा सा बैट होता है और वो उनके सामने हंसना शुरू कर देता है। रैन उसे कहता है अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये बॉस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक बार हम लोग बॉस के रूम में एंटर हो गए, हम लोग इसे मारे बिना डंजन से बाहर नहीं जा सकते। रैन उस बॉस के सामने खड़ा होता है और कहता है लगता है कि इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके पास स्पीड नहीं होगी क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन रैन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त पलक झपकने की स्पीड से वो बॉस उसके ऊपर अपना बैट दे मारता है, जबकि रैन जल्दी से पीछे हट जाता है। रैन उसके बैट के ऊपर अपना पाँव रख लेता है और कहता है लगता है कि ये बॉस इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, इसके पास तो स्पीड भी है और स्ट्रेंथ भी है। ज़ाओबाई उसे कहती है अब ये मत कहना कि तुम इतने बड़े से बॉस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर गए हो, इसीलिए उसके सामने हिल नहीं पाए, अगर उस बॉस का बैट तुम्हें लग जाता तो यहीं पर तुम्हारी मौत हो जाती। बॉस मॉन्स्टर फिर से अपने बैट को पीछे की तरफ करता है और घुमाकर रैन को मारने वाला होता है। उसी वक्त ज़ाओबाई डार्की से कहती है डार्की जाओ जाकर इस पर अटैक करो और इस बॉस मॉन्स्टर को मार डालो। डार्की भागता हुआ वो करता हुआ बड़ी स्पीड के साथ बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है। वो जंप करते हुए बॉस मॉन्स्टर की चेस्ट के ऊपर अपना पंजा मारता है, जबकि बॉस मॉन्स्टर भी आगे से चिल्लाना शुरू कर देता है। डार्की बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके पंजे की वजह से बॉस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इसके साथ ही बॉस मॉन्स्टर अपने बैट को घुमाता है और डार्की पर अटैक कर देता है, जिससे डार्की पीछे जाकर गिरता है। डार्की फिर से उठता है और जबरदस्त स्पीड के
के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे पीछे की तरफ गिरा लेता है। डार्की ने बड़े ही स्टाइल के साथ उस बॉस मॉन्स्टर की गर्दन को पकड़ रखा होता है और वो बॉस मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। ज़ाओ बाई भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, डार्की तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने इस मॉन्स्टर को हरा दिया है। ज़ाओ बाई कहती है, ये बॉस सिर्फ साइज में ही बड़ा लग रहा था, लेकिन ये बॉस तो इतना ज्यादा वीक है कि मेरे डार्की ने इसको हरा दिया। डार्की भी अपने हाथों पर से मिट्टी झाड़ते हुए उठकर खड़ा हो जाता है, वो भी बड़े स्टाइल के साथ। ज़ाओ बाई हंसते हुए आगे बढ़ती है और रैन से कहती है, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ा, तुम थोड़ी देर पहले मुझे बॉस द वीक कह रहे थे, अब देखो जरा हमने बॉस को अकेले ही मार दिया है। रैन उसे कहता है, तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो, क्या तुम्हें लगता है कि बॉस इतनी आसानी से मर सकता है? और थोड़ी देर के बाद वो बॉस मॉन्स्टर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। ज़ाओ बाई ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, यहाँ पर हो क्या रहा है? मेरे डार्की ने इसको मार दिया था, ये फिर से कैसे उठ गया? रैन हंसते हुए उससे कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिशियली वेलकम करता हूँ अपनी डंजन के अंदर, ये डंजन मेरी है। ज़ाओ बाई उसे कहती है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि ये तुम्हारी डंजन है? रैन उसे कहता है, ये सारी बातें करने के लिए बहुत सारा टाइम है, मैं बाद में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले इसके ऊपर अटैक करते हैं। रैन बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है, किसी भी ओपनिंग के लिए तैयार रहना, जैसे तुम्हें मौका मिलेगा, अगर तुम्हारे पास एनर्जी हुई तो मेरी हेल्प करने के लिए अपने डार्की को आगे भेज देना, मैं पहले जाकर इस पर अटैक करता हूँ। रैन जैसे ही उसके सामने जाता है, बॉस अपने बैट को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन रैन ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। रैन हवा में से पीछे की तरफ बैक फ्लिप करता है और अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को यूज करते हुए उस बॉस के सर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बॉस जल्दी से अपने दोनों बाजू को सामने की तरफ कर लेता है, वो अपने बाजू को शील्ड की तौर पर यूज कर रहा है। रैन उसके ऊपर अटैक करने के बाद नीचे उतर आता है। जब वो देखता है कि उसके ऊपर कोई भी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मेरे स्पेशल अटैक्स भी इसके ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं कर रहे, ये अपने बाजू को शील्ड के तौर पर यूज कर सकता है। ज़ाओ बाई भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहती है, लगता है कि रैन को इस बारे में पहले से पता था कि डंजन के अंदर आने से ऐसा कुछ होने वाला है कि मॉन्स्टर अपने पहली फॉर्म से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इस लड़के के इर्द गिर्द तो बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, इसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, लेकिन इस बॉस के सामने फाइट करते हुए मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये वाकई में एक ब्रॉन्ज रैंक का हीलर है, क्योंकि इसे डंजन के अंदर जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि अगर इसे डंजन के अंदर आने का एक्सपीरियंस होता तो ये बात समझ जाता कि जिस बॉस के पास शील्ड होती है, ऐसे बॉस के सामने हमारे ब्लेड के अटैक बिल्कुल बेकार हैं। ज़ाओ बाई रैन से कहती है, सिर्फ मेज टाइप के और असैसिन टाइप के हंटर्स इसको हरा सकते हैं, क्योंकि ये एक शील्ड वाला मॉन्स्टर है, तुम्हारा ब्लेड इसके सामने बिल्कुल बेकार है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इसको हरा पाओगे। ज़ाओ बाई अभी वहीं पर रैन के साथ बातें कर रही होती है कि उसका डार्की भागता हुआ बॉस पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। ज़ाओ बाई ये देखकर बॉस ना हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने डार्की को कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए। डार्की जैसे ही बॉस पर अटैक करने के लिए उसके करीब जाता है, वो बड़ा सा मॉन्स्टर अपने बड़े से बैट को घुमाकर उसको एक जबरदस्त छक्का मारता है। डार्की बेचारा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, वो पीछे दीवार के साथ जाकर है। ज़ाओ बाई अपनी डार्की की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और रोना शुरू कर देती है, जबकि बॉस अब पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने रेज मूड को एक्टिवेट करता है और अपने बड़े से बैट को उनके ऊपर मारने के लिए रेडी हो जाता है। ज़ाओ बाई उसके बैट को अपनी तरफ आते हुए देखकर कहती है, अब हम लोग यहीं पर मरने वाले हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह की किसी नॉर्मल डंजन के अंदर बॉस के हाथों मारी जाऊंगी। कि रैन सोच रहा होता है, ज़ाओ बाई ने कहा है कि इस तरह के मॉन्स्टर को मारने के लिए एक असैसिन टाइप का हंटर चाहिए होता है, हम लोग इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाएंगे। रैन कहता है, मुझे लगता है कि मुझे स्पेशल स्किल को यूज करना पड़ेगा, और यहीं पर 3 दिन पहले की स्टोरी बताई जाती है, उस दिन की जिस दिन रैन अपने रूम में बैठा होता है और मिस्टर ट्रेडर उसके रूम के बाहर होता है। रैन को अपने सामने टेबल के ऊपर एक क्रिस्टल नजर आता है जो कि चमक रहा होता है। रैन कहता है, ये क्या चीज है? वो उसको उठाकर अपने हाथ में पकड़ लेता है। रैन अपने सिस्टम से उसे चेक करता है तो उसके नाम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा ब्लेड इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। रैन अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को निकालता है और साथ ही उस ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन को उस ब्लेड के ऊपर रखता है, जिससे वो क्रिस्टल की सारी एनर्जी उस ब्लेड के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, और साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता
बताता है कि तुमने असैसिन टाइप को भी सीख लिया है, अब तुम एक असैसिन भी बन सकते हो। जब ये अपनी स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करेगा, उसका ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन एक की बजाय 2 ब्लेड्स बन जाएगा, जैसे कि असैसिन्स के पास होते हैं। असैसिन्स के पास हमेशा 2 ब्लेड्स होते हैं। साथ ही उसकी स्ट्राइक स्ट्रेंथ भी 15% के हिसाब से बढ़ जाएगी। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। रैन ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन पे हाथ रखता है और कहता है, ठीक है, असैसिन फॉर्म को एक्टिवेट करो। वो ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन चमकना शुरू हो जाता है। ज़ाओबाई जी देखकर बहुत सा हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारे ब्लेड के साथ क्या हो रहा है? और उसी वक्त वो देखती है कि रैन के हाथ में एक की बजाय 2 ब्लेड्स हो जाती हैं। ज़ाओबाई जी देखकर बहुत सा हैरान हो जाती है और कहती है, थोड़ी देर पहले तो इसके पास सिर्फ एक स्वर्ड थी, लेकिन अब ये 2 डैगर्स बन गए हैं। अचानक इसने अपनी क्लास कैसे चेंज कर ली? ये तो एक हीलर था, लेकिन अब ये एक असैसिन है। रैन ज़ाओबाई से कहता है, क्या तुम ठीक हो? ज़ाओबाई उसे कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई, तुम तो एक हीलर हो, फिर तुम्हारे पास ये सेकंड क्लास कैसे हो सकती है? तुम असैसिन कैसे बन सकते हो? उसी वक्त वो सामने की तरफ देखते हैं तो बॉस मॉन्स्टर उनकी तरफ देखकर हंस रहा होता है और उनके ऊपर अपना पंच मारने वाला होता है। रैन ज़ाओबाई से कहता है, मेरे पास ये सारी बातें बताने का टाइम नहीं है, पहले मुझे इस बॉस मॉन्स्टर से निपटने दो। बॉस मॉन्स्टर रैन के ऊपर अपना पंच मारता है। रैन ऊपर की तरफ जंप कर जाता है, लेकिन उसका पंच जमीन के अंदर धंस जाता है। रैन उसी वक्त अपने ब्लेड को यूज करते हुए उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसका एक दांत कट जाता है, जिससे बॉस मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिससे एक फोर्स फील्ड बनती है और रैन पीछे की तरफ गिर जाता है। ज़ाओबाई जी स्पेशल स्किल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, बॉस तो अपने टायरेंट वाली स्किल को यूज कर रहा है, इससे एक फोर्स फील्ड बनती है। ज़ाओबाई कहती है, ये वाली स्पेशल एबिलिटी इस जैसी नॉर्मल रैंक की बॉसेस के पास नहीं होती। रैन अभी उसकी फोर्स फील्ड के साथ टकराकर पीछे की तरफ ही गिर रहा होता है कि बॉस जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रैन को पकड़ लेता है। उस रैन को पकड़ लेने के बाद उसे बड़े ही जोर के साथ जमीन के ऊपर पटका कर मारता है और ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है। ज़ाओबाई भी देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रैन के मरने के बाद अब ज़ाओबाई की बारी होती है। बॉस ज़ाओबाई की तरफ देखता है और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए ज़ाओबाई को मारने लगता है। ज़ाओबाई वहीं पर गिर जाती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर नहीं मार सकती। जबकि उसी वक्त रैन को दिखाते हैं, जो कि उस बॉस मॉन्स्टर के दूसरे वाले हाथ के नीचे होता है। वो वहीं से अपने ब्लेड को यूज करते हुए उसके हाथ को काट देता है और उठकर खड़ा हो जाता है। रैन काफी ज्यादा जख्मी होता है, उसके चेहरे से ब्लड बह रहा होता है। रैन उठते ही ज़ाओबाई से कहता है, अगर तुम इससे अपने आप को बचा नहीं सकती तो किसी सेफ जगह पर जाकर सिर्फ खड़ी होकर देखो। ज़ाओबाई जो कि डरी हुई वहाँ पर बैठी होती है, वो उसे कहती है, नहीं मैं पीछे नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। रैन उसे कहता है, तुम इस काबिल नहीं हो, क्यों यहाँ पर मरना चाहती हो? तुम्हारी वजह से मैं भी अपने अटैक्स पूरी तरह नहीं रिलीज कर पा रहा। मैं अपनी फुल पावर को रिलीज करके इस बॉस को यहीं पर मारने वाला हूँ, सिर्फ एक ही मूव में, इसलिए तुम पीछे हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी चोट लग जाए। फिर रैन उस बॉस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है, जबकि बॉस मॉन्स्टर भी उसके सामने खड़ा होता है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि रैन किस तरह इस बॉस मॉन्स्टर को मारेगा और इसे मारने पर उसे कौन सा रिवार्ड मिलेगा। यहीं पर हमारी एपिसोड 10 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।